निकाह होते ही सब फिर से अपनी अपनी जगह अपने अपने मिलने मिलाने वालों की तरफ मुतवज्जो हो चुके थे। फिर खाने का तवील दौर चला, जिसके इख्तिताम पर ज़ाहिर और दिलशेर उनकी ज़ोजा मोहतरमाओं के पहलू में बिठाने का इज़्न मिला। ओशना ने दोनों के माथे चूम कर प्यार किया और दिलशेर को निकाह की मुबारकबाद दी। उसके बाद माहिमा स्टेज पर पहले ज़ाहिर से मिलकर फिर दिलशेर की तरफ बढ़ी। तुम मेरी जान दिलशेर, तुम जैसे बेटे माओ का फ़ख्र होते हैं। तुमने मेरा दामन भर दिया है बेटे। खुदा दायमी खुशियाँ तुम्हारा मुकद्दर करे, सदा सलामत रहो। उसके बाजू के हिसार में खड़ी वो बार बार उसके चेहरे पर मोहब्बत से हाथ फेर रही थी। आपकी जान डैडी नहीं है अब? क्या डैडी इस ओहदे से बरतरफ कर दिए गए हैं? ओ माय गॉड, डैडी को किसी ने शायद बताया नहीं होगा, वरना वो कह कहे लगाने के बजाय यकीनन किसी कोने में बैठकर नाकाम आशिकों की तरह आहें भर रहे होते। औरत शेर माहिमा की बात पकड़ चुका था, जिस पर बाकी सब तो हंस रहे थे, मगर माहिमा सख्त शर्मिंदा हुई सबके सामने बेटे की ऐसी बात पर। शर्म तो जैसे छू कर भी नहीं गुजरी तुम्हें और जुरेज को। पास खड़ी हुरिया ने औरत शेर का कान खींचा। माय डियर हूर, अगर चाचू डार्लिंग को मैंने किसी बहाने से इधर बुला लिया ना, आप फिर ऐसे रिलैक्स होकर फंक्शन तो हरगिज़ नहीं देख पाएंगी। बदतमीज़ इंसान मुझे धमकियां देता है। हुरिया ने मजीद कान पकड़ कर खींचा। अच्छा ना छोड़ें तो सब देख रहे हैं। कुछ देर बाद जायशा को लाकर जायशा अमीर के पहलू में बिठा दिया गया। जायशा के नज़रों को खीरा करते हुस्न पर नज़रें नहीं ठहर रही थी। उष्णा ने कितनी ही बार आते जाते उन दोनों पर आयतल कुर्सी पढ़कर फूंकी और कितने सारे नोट वार कर सदके के लिए भिजवाए। जदीद तराश खराश का डार्क चॉकलेट कलर 3 पीस पहने जायशा अमीर की शख्सियत मजीद सहरंगेज लग रही थी। रंगत मजीद उजली निखरी हुई लग रही थी। बालों को जल से सेट किए वो अपने मखसूस अंदाज में बैठा देखने वालों को पलट कर देखने पर मजबूर कर रहा था। कुछ देर बाद हानिया को लाने का कहा गया, जबकि हानिया मैडम अड़ी बैठी थी कि वो सबकी मौजूदगी में बाहर नहीं जाएगी। यार, ये तुम और जायशा दोनों ने क्या शर्त लगा ली है, या शर्माने का कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का इरादा रखते हो? मीराल ने उसको झाड़ा। यार, मुझे नहीं जाना, ऐसे सब देखेंगे, मैं नहीं बैठूंगी सबके सामने उसके साथ। ओह, तो इसका मतलब है कि लड़की अकेले में मिलना चाहती है देवर जी से? ईशल दूर की कोड़ी लाई। लाना तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, ना मेरे ऐसे कोई अरमान है। अरमानों का क्या है, ये भी पैदा हो जाएंगे। एक बार आमना सामना तो होने दो। मिनहल ने भी कारे खैर में हिस्सा डाला। तुम सब मेरी साइड पर हो या उसकी साइड पर हो? ये शोर को बुलाने का कौन सा तरीका है लड़की? क्या तुमने उसको उसकी उसके लगाया हुआ है? मिनहल ने उसे टोका था। उफ यार, अभी शोहर कहाँ से हो गया, और तुम लोग सब मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? आ जाओ भाई लड़कियों, सब मुंतजिर है। बिलाखिर फरवा को खुद आना पड़ा उन्हें बुलाने। हनी नहीं उठ रही, कब से तो कह रहे हैं इसे। हनिया, क्या बात है बेटा, क्या हुआ? सब ठीक है ना चंदा? जी आंटी, सब ठीक है। मैं नर्वस फील कर रही हूँ ज़रा। यूँ इस तरह सबके सामने जाने में वो मिनमिनाई। तो क्या हुआ, हम सब मौजूद है ना, आ जाओ अब। जायशा 2-3 बार पूछ चुकी है तुम सबका, वो भी अकेली स्टेज पर बैठी पजल हो रही है। तुम सब आ जाओ ताकि उसका थोड़ा मोराल बढ़े। वो बमुश्किल ही उसको मना कर लाने में कामयाब हुई थी। उसे स्टेज पर लाया गया तो सबने उसकी जोड़ी का सहारा, तो सबने उनकी जोड़ी को भी बहुत सराहा। किधर मर गई थी तुम सब? कब से अकेली बैठी हूँ मैं। ऊपर से सबकी एक्सरे करती नज़रें इधर ही चिपकी हुई हैं। और ये जो तुम लोगों के भाई साहब बैठे हैं ना, इन्होंने अलग मुझे परेशान कर रखा है। जायशा ने मिनहल के कान में घुसते ही खुसर पुसर की। वाइट कलफ शुदा सूट पर गोल्डन स्टाइलिश सी जैकेट पहनी। दिलशेर एहान किसी तारीफ का मोहताज ना था। ऊंचा लंबा सरापा उस वक्त मजीद नुमाया लग रहा था। चेहरे पर मुलायमत के तासुरात लिए वो सबको अपनी जानिब अट्रैक्ट कर रहा था। हानिया बार बार हाथ मसल रही थी। बिल्कुल साथ जुड़कर बैठते वजूद की हिद्दत, कलोन की खुशबू उसके दिल को अजीब तरह से धड़का रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि सबको गायब कर दे। उसे सबकी नज़रें खुद पर महसूस करते उलझन सी हो रही थी। सब अब उसको एक नए हवाले से देख रहे थे। माहिमा भाई, जवाब नहीं। बहू तो तुमने हीरा ढूंढा है बेटे के लिए। माशाल्लाह, जोड़ी खूब जच रही है। ऐसे बहुत से तौसीफी जुमले थे जो उसे साथ बैठे बंदे की मौजूदगी में और ज़्यादा नर्वस कर रहे थे। ईशल यार, मुझे इस किस्म की शॉपिंग का कोई आइडिया नहीं। तुम देख लो, तुम्हें तो अब थोड़ा बहुत आइडिया है ना, शादी के बाद तजर्बा हो गया होगा तुम्हें। हनी ने ड्रेस सेलेक्ट करने की जिम्मेदारी ईशल को दी थी, जबकि वो ये भी ना कह सकी कि उसने अपनी शादी की शॉपिंग खुद कब की थी।
उसकी शॉपिंग तो उरद शेर ने खुद ही कर ली थी, मगर अब हानिया के लिए ड्रेस तो लेना ही था। हानिया के निकाह की मुनासबत से ऑफ वाइट और गोल्डन कॉम्बिनेशन का खूबसूरत सा कामदार जोड़ा ईशल ने ही खरीदा था। उसके लिए साथ सुर्ख दुपट्टा लिया था। कोई परेशानी है क्या? दिल शेर ने आखिर पूछ ही लिया। बज़ाहिर वो सामने देख रहा था कि किसी को शक ना गुजरे। वो और उसकी एहतियातें अव्वल दिन से वैसी ही थी। मैं अब जाना चाहती हूँ रूम में, उसने चेहरा झुकाए जवाब दिया। दिल शेर ने एक तिरछी सी नज़र उस पर डाली। वो उसको यूं रिवायती तरीके से सजे संवरे देख कुछ हैरान भी हुआ था कि मैडम मान कैसे गई, मगर यहाँ बैठकर वो उससे कोई बात नहीं कर सकता था। उस बंदे की समात मुराद शाह की तरह ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ थी। सबने बारी बारी स्टेज पर आकर दोनों जोड़ों को मुबारकबाद दी और कपल्स के साथ बैठकर पिक्चर्स भी क्लिक करवाईं। सब खैरियत के साथ निपट गया। रात गए फ्री हुए थे तो सबने फार्म हाउस रुकने का इरादा किया। दुराब शाह, शाहाना बेगम, बीजान की तबीयत के पेश नज़र उनको लेकर पहले ही हवेली के लिए निकल चुके थे। बाकी गाड़ियों का काफिला आगे पीछे फार्म हाउस पहुंचा। क्या ख्याल है, कुछ देर यहीं बैठा जाए? वो सब अभी लॉन में ही थे जब मोमिन ने अपना इरादा जाहिर किया। मौसम में घुली खुनकी की वजह से सर्दी की शिद्दत में कुछ उस वक्त कमी थी। बहुत अच्छा ख्याल है भाई, बेगम अगर हसीन हो तो बंदे के ख्यालात खुद ब खुद हसीन हो जाते हैं। जुरेज ने मिराल को निशाने पर रखते उन दोनों की टांग खींची, जबकि मुराद, जारून और अरमान की मौजूदगी में मिराल से नजरें उठाना मुहाल हो गया। मिनल ने उसे आंखों ही आंखों में मना किया कि बाबा लोग मौजूद हैं, मुंह बंद रखे, मगर उसकी उल्टी खुद शामत आ गई थी। जाने मन चलते हैं कमरे में, ऐसी भी क्या जल्दी है? उसने आंख मारते हुए मिनहल को भी लपेट लिया। बाप, ससुर और चाचू की मौजूदगी में उस वक्त मिनहल का शिद्दत से दिल किया कि डूब मरे या जुरेज की जुबान काट डाले, जो जब दिल करे फिसल जाती थी और हमेशा उसको सबके सामने ऑकवर्ड फील कराती। मुराद ने घूरते हुए जुरेज को देखा, जबकि जारून ने मुस्कुराहट दबाते दोनों हाथ खड़े किए, जैसे कह रहा हो ये गंदी औलाद मेरी है भाई, मुझे माफ़ कर दो। ओप्स, सॉरी चाचू डार्लिंग, मगर आप यकीन करें मैं करता नहीं हूँ, मुझसे हो जाता है, पता नहीं कैसे खुद ही गलत बातें बोली जाती हैं मेरी ज़ुबान से। उसने ढिठाई की हदों को छूते चेहरे पर मासूमियत तारी करते मुराद के कंधे से चिपकते हुए जिस अंदाज में बोला तो सबका कह कहा बेसाख्ता था, जबकि मुराद ने उसको गर्दन से दबोच लिया। टूटी गर्दन वाला दामाद देखकर लोग आपको ही बातें सुनाएंगे कि मुराद शाह ने कैसे बंदे से अपनी हूर जैसी बेटी ब्याह दी। कुछ तो ख्याल करें। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि सब मेरी हसीन गर्दन के पीछे क्यों पड़े रहते हैं हर वक्त। वो जुरेज ही क्या जो कभी चुप कर जाए। उसकी ऐसी बकवास यकीनन सबको शर्मिंदा करवाती। इसलिए जायशा, मिराल, मिनहल वगैरह की वजह से मुराद लोग वहाँ नहीं बैठे थे कि उनका बच्चों की गैदरिंग में क्या काम था। बाकी वो सब वहीं कुर्सियों पर जगह संभाल चुके थे। बात चली हनीमून की तो हर बंदा चाहता था कि वो भाभी भाई के लिए हनीमून अरेंज करवाए। मतलब जायशा आमिर को एक ही वक्त में कोई 10 हनीमून्स की ऑफ़र हो चुकी थी। भाई ऐसा करें, भाभी को साथ लें और 2-3 महीनों के लिए पाकिस्तान से कूच कर जाएं, एक बार फिर से सारा यूरोप घूम कर आएँ। भाभी के साथ आपको हर जगह नई लगेगी। अर्श ने पते की बात बताई, जिस पर सबने इस बात में सर हिलाया। यकीनन अर्श से बेहतर मशवरा कोई दे ही नहीं सकता। वो सब जो ध्यान से अर्श की बात सुन रहे थे, दरमियान में औरत शेर ने अर्श की दुखती रग पर हाथ क्या पैर ही रख दिया था। सबकी हंसी बेसाख्ता थी, जबकि अर्श ने शिकायती नजरों से जायशा आमिर को देखा, जैसे सारा कसूर ही उसी का। खुद तो जैसे मेरी बहन को 7 समंदरों की सैर करा के लाया है ना, जो बकवास कर रहा है। एक लोते साले की कोई इज्जत ही नहीं। जाहिर की तरफ से कोई मदद ना मिलने पर उसने जलते भुनते खुद ही जवाबी कार्रवाई की। अर्श की बात पर उसकी नज़र गैर इरादी तौर पर उसकी तरफ उठी, जो सामने ही बैठी सफ़ेद लिबास में शुआएं बखेर रही थी। उसके देखने पर ईशल ने बुरी तरह लब कुचले। वो जानती थी उसकी नज़रें क्या कह रही थी कि हनीमून के लिए इनकार भी तो उसी ने किया था। काफ़ी देर वो सब यूं ही एक दूसरे की टांग खींचते रहे। फिर जब सबके चेहरों पर थकन के वाज़े आसार दिखने लगे तो जाहिर ने अपनी नशिस्त छोड़ते उन्हें उठने का इशारा किया कि अब बहुत वक्त हो गया था, सबको आराम करना चाहिए। जायशा कमरे में जाने के ख्याल से ही भाग जाना चाहती थी। कुछ आके अब वो उसके सामने उसके उठने का मुंतज़िर खड़ा था। वो सब भी आगे पीछे बढ़ गए थे। बाकी सब भी अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। ईशल हनी का ड्रेस संभालते उसको उसके कमरे तक छोड़ने गई थी। मैं खुद उठा कर ले जाऊंगा तो आपको शर्म आएगी कि कहीं कोई देख ना ले, जबकि आज सब इधर ही मौजूद हैं। तो क्या मैडम खुद से उठने की जहमत कर लेंगी या बंदा ये गुस्ताखी करने की जुर्रत खुद कर ले? उसे वहीं जमे देखकर जाहिर ने धमकी नुमा सी इजाज़त चाही, जिस पर वो मजीद सर झुका गई। मैं एक शर्त पर चलूंगी। इससे पहले कि वो शर्त बताती, जायशा आमिर उसकी तरफ झुका और अगले ही पल वो उसके बाजुओं में थी। तुम अपनी शर्तें अपने पास रखो, अभी मेरे बाजुओं में इतना दम है कि मैं खुद ले जा सकता हूँ तुम्हें। उसको बाजू में उठाए उसने कदम आगे बढ़ाए। जाहिर प्लीज़ नीचे उतार दें, पक्का मैं चलूंगी, कोई शर्त नहीं रखूंगी।
لیکن پلیز نیچے اتاریں۔ اس کی جان ہوا ہوئے جا رہی تھی کہ اگر غلطی سے بھی کسی نے دیکھ لیا تو اس کی واٹ لگ جانی تھی۔ یہ تمہیں میرے ساتھ شرطیں لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ وہ ناک کی سیدھ میں چلتے بولا۔ ظاہر شامیر آپ انتہائی برے ہیں۔ وہ اس سے خفا ہوئی۔ فکر نہ کرو، میں ابھی کمرے میں جا کر اس سے بھی زیادہ برا لگوں گا تمہیں۔ وہ پرسکون سا جواب دیتا اس کو لیے اب سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مجھے نہیں جانا آپ کے کمرے میں، اتارے مجھے۔ اس کے کندھے پر مکے مارتی وہ ضدی بچوں کی طرح بول رہی تھی جس کو اسکول جاتے ہوئے موت پڑتی ہے۔ جانا تو پڑے گا، ایسے کیسے نہیں جانا؟ اب تمہیں میرے کمرے میں ہی رہنا ہے۔ جب میں جھٹکتا تھا تو میری جان کھوائی ہوئی تھی، اب بھگتو نا پھر۔ بھاگتی کہاں ہو؟ ایک ہی رات میں بس ہو گئی کیا؟ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ چینج کر کے لیٹ چکا تھا، سیاہ ٹراؤزر کے ساتھ ویسٹ پہنے۔ وہ بیڈ کے کونے پر لیٹا تھا، آنکھیں بند تھیں، پتہ نہیں سو گیا تھا یا ویسے ہی آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور جویلری وغیرہ اتار کر رکھنے لگی کہ اچانک واپس پلٹی، مگر وہ ویسے ہی چت لیٹا ہوا تھا۔ جب وہ رخ آئینے کی طرف موڑتی تھی تو جانے کیوں اسے لگتا تھا کہ کوئی پیچھے سے اس کو جیسے دیکھ رہا ہو، مگر وہ آنکھیں بند کیے اسی پوزیشن میں لیٹا ہوا تھا۔ وہ الجھی ہوئی سی خود کو جویلری سے آزاد کرتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کافی دیر بعد وہ ڈریس چینج کر کے میک اپ وغیرہ ریموو کر کے کمرے میں واپس آئی تو وہ رخ دوسری طرف موڑے کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ وہ بستر کی طرف بڑھی تو نظر اس کے کندھے سے تھوڑا نیچے بازو پر لگے زخم پر پڑی اور شام منظر اس کی آنکھوں کے پردے پر پوری شدت سے ابھرا۔ وہ لیٹنے کی بجائے واپس پلٹی اور تھوڑی ہی دیر میں فرسٹ ایڈ باکس اٹھائی، گھوم کر اس کی سائڈ پر آئی، ہمت کرتے آگے بڑھی۔ جانے کیوں جھجک سی محسوس ہو رہی تھی۔ عورت شیر، اس نے مدھم سا پکارا مگر جواب ندارد۔ لگتا ہے سو گیا ہے، چلو شکر ہے۔ وہ شکر کا سانس لیتے آگے بڑھی اور مرہم پٹی سے پہلے جھک کر اس نے زخم کا معائنہ کیا، چونکہ وہ میڈیکل فیلڈ میں جانا چاہتی تھی اور کچھ ارمان کی بدولت اسے اچھا خاصا پتہ تھا اس سب کا۔ زخم کا جائزہ لینے کے بعد اس نے مطلوبہ ٹیوب نکالی اور تھوڑی سی مقدار اپنی انگلی پر لگاتے اس کے زخم پر لگانا شروع کی۔ جیسے ہی اس کی انگلی نے اسے ٹچ کیا اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ وہ جو پوری طرح اس پر جھکی ہوئی تھی، بہت توجہ سے اس کو مرہم لگا رہی تھی، اس کے یکدم آنکھیں کھولنے پر اس حد تک گھبراہٹ کا شکار ہوئی کہ ہڑبڑی میں پیچھے ہٹنے کی کوشش میں اس کا پاؤں نیچے پڑے فرسٹ ایڈ باکس پر جا پڑا۔ وہ کوشش کے باوجود بھی سنبھل نہیں پائی اور حواس باختہ سی دھڑام سے اسی پر آ گری۔ تمہارا جواب نہیں شلورت چیر ایہان۔ وہ پرسکون سا ویسے ہی لیٹا ہوا تھا جبکہ وہ بوکھلاہٹ میں سیدھے کام بھی الٹے کر رہی تھی۔ ایک تو اس کی اس قدر شدید قربت، اوپر سے آج کتنے دنوں بعد اس نے اسے یوں مخاطب کیا تھا۔ اس کا دل دھڑک دھڑک گیا۔ بمشکل ہی وہ سنبھلتے ہوئے اس سے الگ ہوئی۔ کیا کر رہی تھی تم یہاں؟ اس کو نظروں کی گرفت میں رکھتے سوال کیا۔ میں یہ مرہم، اس نے اٹکتے اٹکتے آدھا ادھورا سا جواب دیا اور جب نظر اس کے زخم پر پڑی اس کو مزید شرمندگی ہوئی کہ اس کا زخم کافی حد تک مندمل ہو چکا تھا، مگر اب ایک جگہ سے ہلکا سا خون رس رہا تھا۔ یقیناً کچھ دیر قبل ہوئے واقعے کی بدولت ہوا تھا۔ میرے زخم مرہم نامی سوغات سے واقفیت نہیں رکھتے۔ تمہاری مسیحائی سے میرے زخم ہرگز ٹھیک نہیں ہونے والے۔ اپنا وقت ضائع مت کرو۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اس نے اپنے بازو کو دیکھا جہاں سے کھرنڈ اکھڑنے کے باعث ہلکی سی خون کی لکیر سی بن گئی تھی۔ وہ بنا جواب دیے بکھرے پڑے فرسٹ ایڈ باکس سے کاٹن نکالتے اس کے قریب جگہ سنبھالتے بیٹھی، بہت حد تک جرأت کا مظاہرہ کرتے اس کا زخم صاف کرنے لگی۔ وہ مسلسل اس پر نظر جمائے ہوئے تھا جس پر وہ پزل ہو رہی تھی، مگر اب اگر اتنی ہمت کر ہی لی تھی تو پیچھے ہٹنا فضول تھا، اس لیے اس کی نظروں کی تپش کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی خود کو نارمل ظاہر کر رہی تھی۔ زخم صاف کر کے اس نے پلٹ کر ٹیوب اٹھائی، مگر جب رخ اس کی طرف موڑا جانے کیوں ایک ہی پل میں اس کی نظروں کا زاویہ یکسر بدلا ہوا محسوس کرتے اس کا دل جیسے 200 کی سپیڈ سے دھڑکنے لگا۔ ٹیوب نکالتے اس کے ہاتھوں میں لرزش واضح تھی، مگر وہ تو جیسے اس پل ہر چیز سے بے نیاز ہو چکا تھا، بس دیکھے جا رہا تھا اسے۔ آنکھیں 2 منٹ بند نہیں کر سکتے آپ؟ وہ اپنی حالت کو جھنجھلاہٹ شو کراتے بولی۔ نہیں، جس پر دوسری طرف سے اتنی ہی سہولت میں جواب آیا، بند کریں انہیں۔ تنگ آ کر ایشل نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے اچھا خاصا دبایا اور دوسرے ہاتھ سے ٹیوب لگانے لگی۔ اتنا ہی ناگوار گزر رہا ہے تو کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ اپنی آنکھوں پر جمے اس کے ہاتھ کو پیچھے ہٹاتے وہ پھر سے اس پر نگاہ جماتے بولا، اس بار نظروں کے ساتھ ساتھ لہجے میں بھی آنچ تھی۔ آپ دیکھنا بند کریں اور مجھے میرا کام کرنے دیں۔ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ احتیاط سے ٹیوب لگا رہی تھی۔ مانا کہ میرا دیکھنا پسند نہیں ہے تمہیں، لیکن کسی اور کو دیکھنے لائق تو چھوڑ دو، یا اندھا کرنا چاہتی ہو کہ کبھی دیکھ بھی نہ سکوں میں کسی اور کو؟ اس کا اشارہ اس کی آنکھوں کو اچھا خاصا دبانے کی طرف تھا۔ اپنی طرف سے باتیں بنانے میں تو آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔
वो ट्यूब लगाकर पीछे हटी और साइड टेबल से टिश्यू बॉक्स में से टिश्यू निकालकर हाथ साफ करते बोली, बाय द वे तुम पर ये इतना जुल्म किसने कर दिया? उसकी नज़र उसकी हथेली पर लिखे अपने नाम पर पड़ी तो पूछ लिया। जाने क्यों वो बात को तूल दे रहा था या उसे मुश्किल में डालना उसे अच्छा लगता था। मुझ पर जुल्म की शुरुआत तो सबसे पहले आप ही ने की थी, अगर याद हो तो। वो भी चटक गई उस पल। वही पहले वाली पुरानी टोन में आ चुकी थी वापस। उससे नहीं हो रहा था बर्दाश्त। क्या करे, उसको आदत ही नहीं थी। उसको तो लाड और नखरे उठाने आते थे। किसी और को, खासकर शोहर को मनाने का ढंग तो था ही नहीं, वरना क्या इतना मुश्किल था रूठे शोहर को मनाना। याद है, कुछ नहीं भूला मैं, फिक्र मत करो। उस जुल्म जबर का इख्तिताम भी मैं ही करूँगा। मज़ीद कोई जुल्म नहीं सहोगी तुम, बल्कि जो जुल्म मैं तुम पर कर चुका हूँ ना, तुम उनके लिए भी मुझे माफ़ कर सको तो एहसानमंद रहूँगा तुम्हारा। बात मुकम्मल करते वो जब्त से जबड़े भींचे तीर की तरह उठकर कमरे से ही बाहर निकल गया था।